प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। इस वीडियो में हमें प्रेशर का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। प्रेशर किसकी वजह से? गैस की वजह से। लेट अस इमेजिन दैट अगर हम यहाँ पे एक कंटेनर कंसिडर कर रहे हैं, अगर इस कंटेनर में अगर हम कुछ गैस को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके, तो गैस के मॉलिक्यूल्स उस वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो उस प्रेशर का फॉर्मूला हमें इस वीडियो में डिराइव करना है। मैं हूं डॉक्टर विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल VSK इजी फिजिक्स। सो शुरू करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। Now let us imagine that here we are considering one cubical vessel। एक वेसल हम कंसिडर कर रहे हैं जिसको आप कंटेनर भी बोल सकते हो। ओके, वो कंटेनर या वो वेसल कौन से फॉर्म में है? क्यूबिकल शेप में है। ओके, लेट अस इमेजिन दैट L इज अ साइड ऑफ दिस क्यूब। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा, दिस इज अ L, दिस वन इज अ L, दिस वन इज अ L, सभी साइड्स की वैल्यू कितना होगा? L। L इज अ लेंथ ऑफ दिस क्यूब। लेट अस कंसिडर दैट A इज अ एरिया ऑफ ईच फेस। तो यहाँ पे जितने भी फेस आ रहे हैं, ओके, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज द सेकंड, दिस वन इज द थर्ड, दिस वन इज द फोर्थ, दिस वन इज द फिफ्थ एंड दैट वन इज द लास्ट वन इज द सिक्स्थ। ऐसे टोटल 6 फेसेस से ये क्यूब बना है और सभी फेसेस का एरिया सेम होगा एंड दैट एरिया इज इक्वल्स टू A। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L multiplied by L is nothing but the area of this surface, so this A is equals to L square। हम लिख सकते हैं। ओके, what is L? L is nothing but the side। What is A? It is the area of that face or area of that surface। Okay, now let us imagine that V is a volume। V क्या है? Volume of that container। उस कंटेनर का वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ L हम लिख सकते हैं V is equals to L क्यूब। ओके, V is equals to L क्यूब। तो यहाँ पे हमें 3 पैरामीटर्स देखने को मिले। तो फर्स्ट वन इज अ L, first one is a L, second one is a A, third one is a V। Okay, now let us imagine that N is a total number of molecules। N is a total number of molecules introduced in this container। इस कंटेनर में हम कुछ गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कुछ अमाउंट ऑफ गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उस गैस जो भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है? तो आंसर है कैपिटल N। So capital N is the total number of molecules introduced in this container। Okay, so जैसे हमने गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने इसके पहले भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा। अब जैसे आपने किसी गैस को वॉट एवर द क्वांटिटी अगर किसी कंटेनर में इंट्रोड्यूस कर देते हो तो उस कंटेनर का जो भी वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। तो टोटल गैस का वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे? इट इज इक्वल्स टू V। सो V इज अ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, V इज अ वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके, तो साथ ही साथ यहाँ पे और एक हम क्वांटिटी को डिराइव कर रहे हैं। सो दैट इज नथिंग बट द रो। रो इज कॉल्ड एज एन डेंसिटी। Rho is called as a density of molecules which is equals to total number of molecules upon total volume। Total number of molecules upon total volume, this is nothing but the density of molecules। यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स है इसकी इंफॉर्मेशन हमें ये रो दे रहा है। रो इज कॉल्ड एज एन मॉलिक्यूल डेंसिटी। ओके, नंबर डेंसिटी। ओके, नाउ हियर जैसे हमने गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया, सो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। दिस मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स है? बहुत सारे, यानी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं। ईच मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू assumptions of kinetic theory of gases, each and every molecule is in a state of random motion। Each and every molecule
इज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो हर एक मॉलिक्यूल ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहा है विद डिफरेंट वेलोसिटी। तो इन सभी मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल को हमें कुछ देर के लिए इमेजिन करना है। ओके, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनमें से मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल को यहाँ पे इमेजिन करने वाला हूँ। दिस इज दैट मॉलिक्यूल। लेट अस इमेजिन दैट हियर दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितना है v। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेकिन मुझे उसमें से एक ही मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करना है और वो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितना है v। ओके, अब ये मॉलिक्यूल इमेजिन कीजिए इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v। तो इस वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं इन अ वेक्टर फॉर्म। सो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू vxi प्लस vyj प्लस vzk। This I, j, k. These are the unit vectors along x-axis, along y-axis and along z-axis. ये हमारा x-axis है, ये हमारा y-axis है और ये हमारा z-axis है। Okay? Vx is nothing but the component of velocity along x-axis. Vy is a component of velocity along the y-axis. Vz is a component of velocity along the z-axis. ओके, अब थोड़ा इमेजिन कीजिए जब ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ओके, अब ऐसा और सोच के चलिए कि दूसरा मॉलिक्यूल वहाँ पे नहीं है। अगर दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है तो डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल सीधा जाएगा। ओके, उसकी वेलोसिटी कम नहीं होगा, सीधा जाएगा और वो किसके ऊपर कोलाइड होगा? वो कोलाइड होगा इस सरफेस के ऊपर। अब जब ये मॉलिक्यूल सीधा जा रहा है और वो यहाँ पे कोलाइड हो रहा है। ओके, कोलाइड होने के बाद इट गेट रीबाउंड लाइक दिस वन। वो रीबाउंड होगा इन दिस डायरेक्शन। सो ये इस डायरेक्शन में वो रीबाउंड होगा, इस डायरेक्शन में वो इंसिडेंट हो रहा है। अब थोड़ा सोचिए। ओके, सिर्फ उस मॉलिक्यूल को इमेजिन कीजिए, उस मॉलिक्यूल के बारे में सोचिए। जब वो मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसका कौन कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? क्या उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? आंसर इज दैट यस, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ओके, वो कितने स्पीड से जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस? vx। ओके, क्या उसका एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ रहा है? यस, बढ़ रहा है। जब मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है क्या उसका वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ रहा है? यस, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी बढ़ रहा है। सो अलोंग वाई एक्सिस कितने स्पीड से जा रहा है? वो vy। और साथ ही साथ आप इमेजिन कर सकते हो दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो मूविंग अलोंग z एक्सिस। ओके, यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता, ये आपको इमेजिन करना होगा। ओके, सो जैसे ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, z कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पे तीनों वेलोसिटीज अवेलेबल है, vx, vy, vz। इनमें से जैसे ही वो मॉलिक्यूल रिबाउंड होगा, जैसे मॉलिक्यूल इस सरफेस के ऊपर कोलाइड होने के बाद रिबाउंड होगा। सो इस रिबाउंड प्रोसेस में अब देखिए जैसे जैसे मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आ रहा है क्या उसका y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? पहले भी y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा था, उसके बाद कोलिजन के बाद भी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ ही रहा है। उसी तरह z कोऑर्डिनेट पहले भी बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा वो देखिए। जैसे ही मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलाइड हुआ तब तक x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ते गया, लेकिन जैसे ही कोलिजन हुआ उसके बाद मॉलिक्यूल जैसे रिबाउंड कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कम होते जा रही है। ओके, तो इस डिस्कशन के बेसिस पे मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। जाते वक्त हम सिर्फ अब एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पूरे कोलिजन प्रोसेस में उसका वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है, उसकी वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस उसका चेंज हो रहा है। देखिए पहले पोजीशन उसके कोऑर्डिनेट्स इंक्रीज हो रहे थे, बाद में डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब पार्टिकल मूव हो रहा था बिफोर कोलिजन उस पार्टिकल की वेलोसिटी था vx। बिफोर कोलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी कितना है? vx।
आफ्टर कोलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी कितना है, माइनस वी एक्स. दिस इज द velocity of that particle along x-axis before collision. This is the velocity of the same particle after collision, minus vx. Okay, अगर इस velocity को मैं mass से multiply कर देता हूँ, okay, so this is nothing but the momentum. So this is the momentum of that molecule before collision. This is the momentum of that molecule after collision along x-axis. Along x-axis. डिस्कशन सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम कर रहे हैं. 2 रेस्ट्रिक्शन हमने अभी तक डाले हैं इस पूरे डिस्कशन में. फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन क्या था, हम सभी मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल की इमेजिन कर रहे हैं. दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या है, वो मॉलिक्यूल कहीं पे भी मूव हो रहा है लेकिन हम सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम उसके वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ऐसे 2 रेस्ट्रिक्शन हमने अभी तक लगाए हैं. ओके, सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस बिफोर कोलिजन उस मॉलिक्यूल का मोमेंटम था एम वी एक्स. उस मॉलिक्यूल का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगा माइनस एम वी एक्स. ओके, सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल अलॉन्ग एक्स एक्सिस बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन. सो यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन momentum of molecule, मॉलिक्यूल का कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है. सो दिस इज इक्वल्स टू, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल. ओके, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, माइनस एम वी एक्स, माइनस एम वी एक्स. ये फाइनल मोमेंटम है minus what was the initial momentum, m into vx. So m into vx. So this minus mvx minus mvx, this is equals to minus twice mvx. Okay, so इतना momentum उस मॉलिक्यूल का चेंज हुआ है. पूरे डिस्कशन में हम जो भी अब तक डिस्कशन किया उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक कोलिजन हुआ इस सरफेस के साथ, ओके, राइट साइड में जो भी सरफेस आपको दिख रहा है उस सरफेस के ऊपर जैसे ये मॉलिक्यूल कोलाइड हुआ तो उस मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, माइनस ट्वाइस एम वी एक्स. इतना मोमेंटम उसका चेंज हुआ, माइनस में आ रहा है, यानी माइनस में आ रहा है. तो इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम इतने से कम हुआ. कितने से कम हुआ, ट्वाइस एम वी एक्स से. चेंज कितना हुआ, माइनस ट्वाइस एम वी एक्स. कम कितना हुआ, कितना लूज किया उस मॉलिक्यूल ने, तो 2 एम वी एक्स. ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, सो यहाँ पे जितना मॉलिक्यूल का मोमेंटम लूज हो रहा है, लॉस कर रहा है, उतना कोई ना कोई तो गेन कर रहा है. अब गेन कौन करेगा, किसको मिलेगा वो मोमेंटम, तो डेफिनेटली वो मोमेंटम उस चीज को मिलने वाला है जिसके साथ वो कोलाइड हुआ था. यहाँ पे कोलिजन किसके बीच में हो रहा है, सरफेस और ये मॉलिक्यूल के बीच में. ओके, सरफेस और मॉलिक्यूल, ये सरफेस और ये मॉलिक्यूल के बीच में. सॉरी. ओके, तो इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितने से लॉस हुआ है, इतना. अब कितना गेन होगा इस सरफेस का, क्योंकि सरफेस के साथ उसका कोलिजन हुआ है, तो टोटल मोमेंटम की वह हम लिख सकते, क्यों हम लिख सकते हैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल या सरफेस. चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू, कितने से चेंज हो रहा है यहाँ पे, ट्वाइस एम वी एक्स. ओके, इतना मोमेंटम उसका चेंज हो रहा है, किसका, वॉल का, इतना एक कोलिजन में. ओके, सो आपको इतना याद रखना है. ओके, तो अब यहाँ तक हम देख चुके हैं कि मॉलिक्यूल कितना मोमेंटम लूज कर रहा है. इट इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस एम वी एक्स. इतना मोमेंटम मॉलिक्यूल लूज कर रहा है और वॉल कितना गेन कर रहा है एक कोलिजन में. सो इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस एम वी एक्स. इतना मोमेंटम कौन गेन करेगा, वॉल. ओके, तो
अब ये होगा एक डिस्कशन। अब हमने पहले जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाया था कि एक ही मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब वहाँ पे मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इमेजिन करके चलते हैं कि थोड़ा सरफेस, एक सरफेस को हम इमेजिन करके चलते हैं कि यहाँ से मैं एक सरफेस ले लेता हूँ लाइक दिस वन। ओके, अब देखिए यहां से लेके यहां तक ये जो भी डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो भी डिस्टेंस है, लेट अस इमेजिन दैट दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट बाय डी। ये डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी से। ओके, अब वो मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस कितने स्पीड से जा रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस वो कितने स्पीड से जा रहा है? इट इज इक्वल टू वी एक्स। सो वी एक्स उसका इतना स्पीड हो चुका है उस मॉलिक्यूल का। ओके, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? डी। अब मान के चलते हैं उसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए डेल टी इतना टाइम लग रहा है। ओके, वी एक्स इज द स्पीड ऑफ दैट मॉलिक्यूल, डी इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा इतने टाइम इंटरवल में। सो टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, इन तीनों में एक रिलेशन आता है। व्हाट इज दैट रिलेशन? सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Velocity is equals to distance upon time. So Vx is equals to d upon del t. So d की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? d is equals to Vx into del t. d जो भी डिस्टेंस है, it is equals to V suffix x into del t. So ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ओके, इंस्टेंट ऑफ d मैं यहाँ पे लिखूंगा Vx into del t. ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में फिक्स कर लिएगा, इतने टाइम इंटरवल में जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ओके, इस सरफेस के बाद और इस सरफेस के पहले जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, सभी के सभी मॉलिक्यूल्स, ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कुछ देर के लिए, सभी के सभी मॉलिक्यूल्स ये इस सरफेस के ऊपर कोलाइड होने वाला है। ओके, जो अलोंग एक्स एक्सिस मूव हो रहा है, सभी के सभी मॉलिक्यूल्स किसके ऊपर कोलाइड होंगे? इस सरफेस के ऊपर कोलाइड होंगे। अब कितने मॉलिक्यूल्स इतने टाइम इंटरवल में कोलाइड होंगे? तो आंसर है जितने मॉलिक्यूल्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, ओके, तो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के ऊपर कोलाइड होने वाले हैं। यहाँ पे और एक कंसिडर करके चल रहा है कि सभी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हम Vx लेके चल रहे हैं, जो कि गलत है। सामने जाके वो डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें एक डिराइव करना है, तो उसके लिए हम समझेंगे कि Vx ये हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है अलोंग दिस डायरेक्शन। तो जितने मॉलिक्यूल्स, अब ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है तो इतने टाइम इंटरवल में ये कोलाइड होगा कि नहीं होगा? यस, 100% ये पहले कोलाइड हो जाएगा, इसके पहले ये वाला कोलाइड होगा, इन दोनों के बाद ये वाला कोलाइड होगा। सबसे लाइट कौन कोलाइड होगा? ये मॉलिक्यूल जो इस सरफेस के ऊपर है। यानी सभी के सभी मॉलिक्यूल्स कुछ देर में, क्योंकि वो सभी मोशन में है, तो सभी इस टाइम इंटरवल में सभी के सभी यहाँ पे इंसिडेंट होने वाले हैं। ओके, अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी इन दो सरफेस ने जो भी वॉल्यूम को बाउंड किया है, ओके, इन दोनों सरफेस में जो भी वॉल्यूम यहाँ पे कवर किया है, वो वॉल्यूम कितना होगा और वो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सिंपल है, आपको इस सरफेस का एरिया पता है विच इज इक्वल टू ए, और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस पता है दो सरफेसेस के बीच में का, इट इज अ वी एक्स इंटू डेल टी। सो दोनों का प्रोडक्ट आप लेते हो तो टोटल वॉल्यूम मिलेगा ये वाला। ओके, सो यहाँ पे जो भी वॉल्यूम बाउंड किया है वो वॉल्यूम कितना होगा? सो जो भी वॉल्यूम हम कंसिडर कर रहे हैं, ओके, द वॉल्यूम दैट इज अ वी डैश इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय वो डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? वी एक्स इंटू डेल टी, वी एक्स इंटू डेल टी। सो इतना वॉल्यूम है उस दो सरफेसेस के बाउंड किया हुआ जो भी वॉल्यूम दिख रहा है, इसका वॉल्यूम कितना हुआ? ए इंटू वी एक्स इंटू डेल टी। ओके, अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस दो सरफेसेस के बीच में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? दो सरफेसेस के बीच में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? हमें ये पता है कि पूरे चैम्बर में जो भी मॉलिक्यूल्स हमने छोड़े थे गैस के, उसकी डेंसिटी कितना था? ये वाला था रो। ओके, सो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ये वॉल्यूम कर लेंगे हम,
हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड, यानी कितने अवेलेबल, जितने भी अवेलेबल होंगे उस इसमें, तो सभी के सभी कोलाइड होने वाला है। ओके, कोलाइड विथ वॉल, कितने हो सकते हैं? द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वॉल, ओके, उस वॉल के ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे इन टाइम इंटरवल del t, in time interval del t, which is equals to, it is equals to density multiplied by volume, और वॉल्यूम कौन सा है? ये वाला है, a into vx into del t. Okay, so this is the volume, this is the density. Okay, अब मुझे बताइए, क्या सभी के सभी मॉलिक्यूल्स क्या अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही मूव होंगे? नहीं। यस, हम सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स अभी तक कंसिडर कर रहे थे कि जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेकिन इनमें से जितने भी मॉलिक्यूल्स इसमें हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में मूव होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में मूव होंगे। ओके, जितने मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस जाएंगे उतने ही क्वांटिटी में मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस जाएंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जितने भी है उससे आधे मॉलिक्यूल्स इधर, आधे मॉलिक्यूल्स इधर, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वॉल इन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू रो बाय 2 लेंगे हम यहाँ पे, रो बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए वी एक्स इंटू टी। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वॉल इन टाइम इंटरवल del t इज इक्वल्स टू रो बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू वी एक्स इंटू टी। ये इतने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहा है। ओके, अब इनिशियल स्पीड आइए, अगर एक मॉलिक्यूल कोलाइड होता है तो इस वॉल को कितना मोमेंटम गेन हो रहा है? अगर एक मॉलिक्यूल कोलाइड होता है उस वॉल के ऊपर तो कितना मोमेंटम उस वॉल को मिल रहा है? ट्वाइस एम वी एक्स। अब इतने टाइम इंटरवल में कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं? सो रो बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी, सो इतने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं। अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं और हर एक मॉलिक्यूल जब कोलाइड हो रहा है तो इतना मोमेंटम वो वॉल को दे रहा है। सो टोटल चेंज इन मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट है, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन टोटल चेंज इन मोमेंटम इन टाइम इंटरवल। अब किसका मोमेंटम चेंज हो रहा है? ऑफ वॉल इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय दिस मोमेंटम ऑफ each molecule. So rho by 2 a v x del t, ये होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड ऑन दैट वॉल इन दिस टाइम इंटरवल मल्टीप्लाइड बाय, ओके, हर एक मॉलिक्यूल कितना मोमेंटम चेंज कर रहा है? ट्वाइस एम इंटू वी एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे दिस 2 to get cancel, okay, so this vx get vx square, so this is equals to rho a vx square into m into del t. ओके, दिस इतना मोमेंटम उस वॉल को मिल रहा है कितने टाइम इंटरवल में? इतने टाइम इंटरवल में। ओके, हमने क्या क्या किया, एक बार मैं फास्ट ट्रैक में रिवाइज करता हूँ। हमने देखा कि सभी मॉलिक्यूल में से सिर्फ हम एक मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे थे। एक मॉलिक्यूल जब मूव हो रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, लेकिन जब कोलाइड होकर रिबाउंड होगा सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट रिवर्स होगा, वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट वैसे बढ़ रहा है। ओके, तो इस प्रोसीजर में हमने ये देखा जब भी मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहा है इस वॉल के साथ तो उस मॉलिक्यूल का कितना मोमेंटम लूज हो रहा है? माइनस ट्वाइस एम वी एक्स। कितना मॉलिक्यूल वो वॉल कितना मोमेंटम गेन करेगा? ट्वाइस एम वी एक्स। ये दोनों तो हो गए क्लियर। ओके, उसके बाद हमने ये देखा कि एक छोटा वॉल्यूम कंसिडर किया, उस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स वी एक्स स्पीड से मूव कर रहे हैं हम ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं कि सभी के सभी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम है वी एक्स।
ओके, तो इतने टाइम इंटरवल में सभी के सभी मॉलिक्यूल्स ये कोलाइड होने वाले हैं इस सरफेस के ऊपर। ओके, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो वी एक्स इंटू डेल टी, इसके बेसिस पे निकाला। अब इसी डिस्कशन के बेसिस पे नंबर ऑफ उस दो सरफेसेस के बीच में का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया, इट इज इक्वल टू ए वी एक्स इंटू डेल टी। उसके बाद हमने देखा कि नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वॉल इन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब कुछ मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस में होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग वाई एक्सिस में होंगे, तो हमने डेंसिटी को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। सो रो बाय 2 ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। इतने मॉलिक्यूल्स कोलाइड होने वाले उस सरफेस के ऊपर, इतने ही मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे इस सरफेस के ऊपर। ओके, इस डायरेक्शन में आने वाले इस सरफेस के ऊपर। तो इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं कर रहा है, हमें सिर्फ उस वॉल के ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहा है वो हमने देखा। उसके बाद हर एक मॉलिक्यूल जब कोलाइड हो रहा है तो इतना मोमेंटम वॉल को मिल रहा है, इतने मॉलिक्यूल सब कोलाइड हो रहे हैं इतने टाइम इंटरवल में, तो टोटल मोमेंटम कितना उस सरफेस को मिलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम गेन ड्यूरिंग वन कोलिजन, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गए। उसके बाद आया टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल इन डेल्टा टी इज इक्वल टू रो ए वी एक्स स्क्वायर एम इंटू डेल्टा टी। इतना मोमेंटम उस मॉलिक्यूल को मिल रहा है, उस वॉल को मिल रहा है इतने टाइम इंटरवल में। ओके, आपने न्यूटन का लॉ सुना होगा, न्यूटन का स्पेशली सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट द फोर्स। तो आपने ये इक्वेशन अच्छी तरह से देखा होगा, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टाइम इज नथिंग बट द अप्लाइड फोर्स। अब इसी को हम थोड़ा चेंज करते हैं, dp के जगह पे डेल्टा p और dt की जगह पे डेल्टा t। ओके, सो उस सरफेस के ऊपर इतना मोमेंटम उस सरफेस को मिल रहा है, इस सरफेस को इतना मोमेंटम मिल रहा है। ओके, अगर इस मोमेंटम को डिवाइडेड करता हूँ इस डेल्टा t से, ओके, तो ये डेल्टा t यहाँ से इस साइड आ गया। अब dp बाई dt इज इक्वल टू रो ए वी एक्स स्क्वायर इंटू एम। तो ये जो भी है दिस इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट सरफेस। उस सरफेस के ऊपर कोलिजन की वजह से इतना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाई dt इज इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू वी एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू एम, वी एक्स स्क्वायर इंटू एम। इतना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। ओके, उस सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल के कोलिजन की वजह से इस सरफेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वो फोर्स की वैल्यू कितना है, रो ए वी एक्स स्क्वायर इंटू एम। ओके, सो इसको हटा देता हूं मैं, यहाँ पे सिर्फ F लिखता हूँ। ओके, अब आपने प्रेशर के बारे में सुना होगा, प्रेशर, फोर्स और एरिया। ओके, सो प्रेशर, फोर्स, प्रेशर और एरिया, इन तीनों में रिलेशन क्या है। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं उस सरफेस का एरिया कितना है, इट इज इक्वल टू ए, तो मैं इस ए को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। सो ये होगा F अपॉन ए, F अपॉन ए इज इक्वल टू रो एम वी एक्स स्क्वायर। सो दिस F अपॉन ए फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज इक्वल टू द प्रेशर। क्या होता है वो, प्रेशर होता है। सो प्रेशर इज इक्वल टू रो एम इंटू वी एक्स स्क्वायर। सो इसको फाइनल इक्वेशन लिख लेते हैं। सो P इज इक्वल टू रो एम वी एक्स स्क्वायर। ओके, P इज इक्वल टू रो एम वी एक्स स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर ऑन दैट वॉल। इस वॉल के ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इट इज इक्वल टू रो इंटू एम इंटू वी एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए व्हाट इज अ रो इन दिस डेरिवेशन, इट्स अ डेंसिटी, व्हाट इज अ एम, इट इज अ मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, व्हाट इज अ वी एक्स, इट इज अ वेलोसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अरे वेलोसिटी कंपोनेंट। ओके, यहाँ पे हमने एक जो रिस्ट्रिक्शन दिया था उसको हम थोड़ा रिलीज कर लेते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल इसकी वेलोसिटी सेम होगा। जैसे कि हमने
लास्ट लेक्चर में देखा था कि each and every molecule, it is in a state of random motion, it move in all possible direction with all possible velocities. अरे उसकी वेलोसिटी 0 हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे Vx² जो भी है ये हमने फिक्स लिया था सभी मॉलिक्यूल की, लेकिन किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा हो सकता है, किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे एक नया वर्ड यूज करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट द Vx² को हम रिप्लेस करेंगे बाय V बार स्क्वायर, V bar suffix x². So this equation can be written as like this one: P is equals to rho m V bar square x. So what is this V bar square? This is nothing but the root mean square velocity. This is a RMS velocity, root means square velocity. So ये होगा root means square velocity का equation. Okay, Vx² को हमने रिप्लेस किया V bar x² से. Okay, अब लास्ट यहाँ पे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने देखा जो भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इट इज इक्वल टू Vxi प्लस Vyj प्लस Vzk. हमने दूसरा सबसे पहला वाला रिस्ट्रिक्शन डाला था कि मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में मूव होगा, उसका वाई कंपोनेंट हमने इमेजिन नहीं किया था, उसका जेड कंपोनेंट भी हमने इमेजिन नहीं किया था. ओके, सेम प्रोसीजर करते गए. अगर आप अलॉन्ग वाई एक्सिस निकालते हो तो ये आपको P इंटू रो इंटू एम इंटू वी वाई बार स्क्वायर आएगा, मोमेंटम अलॉन्ग द वाई एक्सिस, जो भी मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग वाई एक्सिस में हो रहा है. अब हम क्या करेंगे, हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे. सो यहाँ पे वी x bar square I bar square is equals to Vz bar square. This is the component of velocity along the x axis, उसका square, सभी RMS ले रहे हैं. अब अगर हम ग्रेविटी का इफेक्ट 0 कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली ये हर एक मॉलिक्यूल इट इज़ इन रैंडम मोशन में है, तो जितने मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में मूव होंगे उतनी वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, उतनी वेलोसिटी अलॉन्ग जेड एक्सिस होगा. इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं Vx बार स्क्वायर इज इक्वल टू Vy बार स्क्वायर इज इक्वल टू Vz बार स्क्वायर. ये RMS वेलोसिटीज है. ओके, अब इस इक्वेशन को अगर ये हम RMS स्पीड इसका लेते हैं, ओके, तो इसको अगर मैं स्क्वायर के टर्म में लिखता हूँ तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, देखिए V बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर. ओके, तो अब यहाँ पे ये तीनों कैसे सेम है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज इक्वल्स टू, यानी ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसका RMS स्पीड का स्क्वायर, दिस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, दिस इज अलॉन्ग जेड एक्सिस, लेकिन तीनों कैसे इक्वल है. तो इंस्टेंट ऑफ दिस वन आई कैन राइट हियर 3Vx बार स्क्वायर. ओके, सो Vx बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू Vx बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 V बार स्क्वायर. So what is V bar square? This is the root means square speed. रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड. वो एग्जैक्टली क्या होता है हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं. तो फिलहाल की कंडीशन में आप इमेजिन कीजिएगा V बार स्क्वायर इज नथिंग बट द रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी. सो ये होगा इक्वेशन. तो यहाँ पे Vx बार स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू डाल देंगे, तो फाइनल इक्वेशन आएगा दिस P इज इक्वल्स टू 1/3 ओके रो इंटू एम इंटू, अब यहाँ पे Vx बार स्क्वायर की जगह पे 1/3 लिख चुके हैं V बार स्क्वायर. सो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस. तो कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इट इज इक्वल टू 1/3 रो एम V बार स्क्वायर. अब बहुत सारी किताबों में V की जगह पे CRMS होता है. ओके, स्पीड C से दिखाते हैं CRMS बार स्क्वायर. ओके, तो यह आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1/3 रो एम CRMS स्क्वायर. तो ऐसे भी बहुत सारी किताबों में लिखा होता है, लेकिन हम CRMS ना लेते हुए V बार स्क्वायर लेंगे. इसका मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ओके, सो V बार मीन्स RMS वेलोसिटी उसका स्क्वायर. ओके, सो P इज इक्वल टू 1/3
रो एम वी बार स्क्वायर। व्हाट इज रो? रो इज नथिंग बट द डेंसिटी। ओके, अगर डेंसिटी की वैल्यू बढ़ता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा। अब डेंसिटी अगर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? अगर इस कंटेनर में हमने अगर बहुत सारा गैस भर दिया तो अगर डेंसिटी बढ़ते है गैस की तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, जो भी व्हीकल के टायर्स हम देखते हैं तो टायर्स में जब हम गैस को भरते हैं तो हम क्या बढ़ा रहे हैं एग्जैक्टली? हम वहाँ पे डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं। तो उस डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से टायर का जो भी प्रेशर है, उस टायर के ऊपर जो भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, और वही बढ़ रहा है। आप डेंसिटी बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है टायर के अंदर। ओके, व्हाट इज एम? इट्स अ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अगर आप हेवी मॉलिक्यूल वाला मास कंसिडर कर रहे हो, गैस कंसिडर कर रहे हो, तो उन मॉलिक्यूल्स का मास अगर ज़्यादा लेते हो तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा बाय कीपिंग सेम डेंसिटी। ओके, व्हाट इज सी बार? सॉरी, व्हाट इज वी बार? इट्स अ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आरएमएस स्पीड बढ़ेगा, सभी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ेगा। सभी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ता है तो यहाँ पे आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर वो बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली प्रेशर किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है? तो प्रेशर डिपेंड है रो के ऊपर। रो बढ़ता है, दैट इज द डेंसिटी बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर डिपेंड है मास के ऊपर। अगर मास बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर डिपेंड है आरएमएस स्पीड के ऊपर। अगर आरएमएस स्पीड बढ़ता है तो भी प्रेशर बढ़ेगा। तो ये था एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर exerted by ideal gas. Okay, so thank you very much. Bye bye.